हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 हमने पढ़ लिया है, अब 2 आज हम पढ़ेंगे। और इसके बीच में हमने 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर भी हल किया है और वो भी आधा किया है, मतलब आधा पार्ट हो गया है और जो है आधा भी बाकी है। ठीक है, तो उसको भी हम जल्द ही डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही चलिए हम फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन साइंस की, जो कि आपकी ब्रांच वाइज रिवीजन में जो है प्रोसेस में है। तो क्लास नंबर 2 आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन हैं, जैसा जैसा आपका सिलेबस का टॉपिक है न्यूट्रिशन साइंस का, कह सकते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान का, उसी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, टॉपिक है हमारा भोजन के कार्य एवं भोज समूह। ठीक है, तो पहला टॉपिक है भोजन के कार्य एवं भोज समूह। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत हेतु प्रमुख रूप से कौन सा भोज तत्व उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन आइए देखते हैं। ए है विटामिन, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है जल। तो देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों की जो मरम्मत है, तो ठीक है यहाँ पर क्या किया गया है, मरम्मत। तो आप मरम्मत के लिए जानते ही कि कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो ये हमारा किसके लिए, मरम्मत के लिए, या जो कह सकते हैं जितनी भी कोशिकाएं जिनका क्षय हुआ रहता है उनकी टूट फूट का हर चीज़ की मरम्मत के लिए हम प्रोटीन को अच्छे से जानते हैं। और प्रोटीन की आप जानते हैं सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो वो क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कह सकते हैं, इसकी सूक्ष्म इकाई है। और ये हमारे कितने होते हैं, तो कुल 20 होते हैं, 10 आवश्यक और 10 आवश्यक होते हैं, असेंशियल कह सकते हैं। और 10 क्या होते हैं, तो 10 अनावश्यक होते हैं। ठीक है, 10 हमारे अनावश्यक होते हैं। और जो जो है कह सकते हैं जो आवश्यक होते हैं उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, और जो अनावश्यक होते हैं वो शरीर में स्वतः इनका निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन। तो ये विटामिन के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो विटामिन क्या है, एक हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म कह सकते हैं हम कि सूक्ष्म जो है हमारा पोषक तत्व है। इसकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि कह सकते हैं महत्वपूर्ण बहुत है। और ये विटामिन क्या करता है, तो ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, हमें क्या करता है, तो ये हमें किसी प्रकार की ऊर्जा या कह सकते हैं कैलोरी नहीं प्रदान करता है, हमें दे। ये क्या करता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कह सकते हैं रोगों से रोग प्रतिरोधी जो है उसकी कारक हो, उन सबको, और प्रतिरक्षाकारी कह सकते हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, और इसको जो है सहायक आधारी कारक भी कहते हैं विटामिन को। ठीक है, और विटामिन से हमें कितना, तो 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये विटामिन जान लिया। विटामिन में भी बहुत सारे हमने पूरा एक हमारा प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको पूरी विटामिन की क्लास मिलेगी, विटामिन ए से लेकर के। ए है बी कॉम्प्लेक्स सारे, बी B1 B2 3 ऐसे करके, और इसके अलावा फिर सी डी ई के सारा बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है हमने, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर देखिए नेक्स्ट जैसे है वसा। तो वसा क्या है हमारा, तो ये वसा कह सकते हैं ये हमारा मैक्रो या कह सकते हैं दीर्घ मात्रिक। ठीक है, वसा क्या है, तो ये हमारा दीर्घ मात्रिक जो है एक तरह से पोषक तत्व है, और ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है इसकी, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और ये हमें ऊर्जा देता है। और ये जो देता है ऊर्जा कितनी देता है, 1 ग्राम से 9 कैलोरी, 9 कैलोरी हमको ऊर्जा वसा प्रदान करती है। और ये कह सकते हैं एक तरह से, तो ये वसा जो है बहुत देर तक टिकने वाला, हमारी इसकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत देर तक हमारे शरीर में टिकती है। और वसा क्या कह सकते हैं, वसा का जल में अपघटन होता है, मतलब टूटता है। तो वसा के टूटने पर ग्लिसरॉल व फैटी एसिड हमको मिलता है। ठीक है, 1 ग्लिसरॉल का अणु और 3 फैटी एसिड मिलते हैं, तो 4 अणु मिलकर के वसा बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मतलब बेस को आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ध्यान में रखेंगे। और उसके अलावा देखिए जल है हमारा। तो जल में क्या है, तो देखिए जल तो आप जानते ही हैं कि पूरा हमारा जो है शरीर का कह सकते हैं 70 से 75 भाग पूरा जल से मिला हुआ होता है। ठीक है, और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में 26% जल
क्षय हो जाएगा तो हमारी मौत भी हो सकती है। बिना जल के हम 6 दिन तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। और जो जल है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 7 से लेकर के 8.5 तक का इसका कह सकते हैं, 7 से लेकर के 8.5 तक का इसका पीएच होता है जल का। और जल कह सकते हैं तो अंतःकोशिका द्रव्य, मतलब पूरे शरीर में जितना जितना 70% तक का लगभग जल होता है पूरा, तो अंतःकोशिका में 50% होता है, बाह्य कोशिकाओं में 17% तक होता है, रक्त प्लाज्मा में कितना होता है तो 4% होता है, लसिका द्रव्य में 7% होता है, उत्तक द्रव्य कितना होता है तो ये होता है 6% तक का होता है ना। तंतुओं में पानी की जो मात्रा होती है वो 60 से 70% होती है, अस्थियों में 20% तक की। तो ये सारी चीजें कुछ जल की हम जानते हुए चलेंगे। और जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प में, है ना। ठोस में क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब जल ठोस बर्फ में बदलता है तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 80 कैलोरी उष्मा से 1 ग्राम जल बर्फ में बदलता है, ठीक है। और वाष्प, जब 1 ग्राम जल को वाष्प में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम उबालेंगे तो 536 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता जल में पड़ती है। और जानते हैं जल में अशुद्धियां घुलने वाली, तो देखिए ये टॉपिक, देखिए यही कहते हैं कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे या ऐसा क्वेश्चन, तो हमें उसके सारे टॉपिक जो होंगे उनका भी डिस्कशन अच्छे से करना होगा, तभी हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बता दिया, तो उसके साथ साथ हम जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी हमें पढ़ना होगा। 50 डे सीरीज जो हमारी थी उसका ध्येय यही था, हमने बताया था आपको डेली 35 क्वेश्चन का मतलब 35 टॉपिक थे, आपको उनका रिवीजन करना था, ठीक है। वो आपके लिए पूरी मेरी जो 50 डे सीरीज है वो आपके लिए स्पेशली कह सकते हैं कि रामबाण वो मेरी क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐसे कर ले तो पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षक भोज्य पदार्थों में प्रमुख रूप से किस प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी कि जो रक्षक भोज्य पदार्थ है उनमें क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है जल और खनिज, बी है विटामिन एवं खनिज, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है प्रोटीन। तो देखिए पूछा क्या गया है, रक्षक भोज्य पदार्थ। तो देखिए ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन और खनिज। देखिए अभी हमने बताया ऊपर ही क्वेश्चन में विटामिन के बारे में डिफाइन किया, तो क्या कहा कि इसको रोग प्रतिरक्षा कारक कह सकते हैं और ये हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है, रक्षा करता है। और खनिज कोई भी जितने भी मिनरल्स हैं हमारे, चाहे कैल्शियम हो गया हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे जिंक हो, जितने भी जो है हमारे खनिज हैं या मिनरल्स हैं उनसे भी हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, वो हमारे रक्षाकारी तंतु है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन एवं खनिज। जल और खनिज, तो जल तो आप जानते ही, जल से भी जो है हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है और ये क्या करता है, पूरे शरीर का हमारे कह सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ा भाग होता है जल का। और खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन आप जान ही रहे। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी जो है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन, प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में करंट एनर्जी का कार्य करता है। अभी प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि प्रोटीन क्या है, तो ये हमारा सूक्ष्म मात्रिक, सॉरी दीर्घ मात्रिक ही है हमारा ये पोषक तत्व। और प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्षति मरम्मत, क्षति ऊतकों के लिए, हर चीज़ के लिए ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुख्य भोज्य तत्व कौन सा है। तो क्या है मुख्य भोज्य तत्व, ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुख्य भोज्य तत्व कौन सा, अभी हमने बताया हमें क्या मिल देता है, तो तुरंत हमें एनर्जी देता है। और किस फॉर्म में मिलती है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्म में हमको तुरंत एनर्जी प्राप्त करता है। और वसा से भी हमको जो है ऊर्जा ही प्राप्त होती है। उसके अलावा प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। और खनिज जो है हमारे लिए ऊर्जाकारी नहीं है, जबकि ये हमारे लिए क्या है, तो ये प्रतिरक्षाकारी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भोजन का कौन सा कार्य जल की आंतरिक क्रियाओं के नियंत्रण में सहायक होता है, ठीक है। भोजन का कौन सा कार्य शरीर की आंतरिक क्रियाओं को के नियंत्रण में सहायक है। ए है उष्मा निर्माण, बी है रचना कार्य, सी है नियंत्रण कार्य, डी है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक क्रियाओं के नियंत्रण में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी नियंत्रण कार्य, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में निम्न में से कौन सा तत्व सहायक होता है? ए है जल, बी है आयरन, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन के। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जल। ठीक है, आंसर क्या होगा? जल। जो तापमान को संतुलित बनाए रखने में जल की बहुत बड़ी वो भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और के आप जानते हैं किसके लिए होता है? तो रक्त स्कंदता के लिए जाना जाता है के। ठीक है, और फिर प्रोटीन आप जानते ही हैं कि कोशिका मरम्मत के लिए जाना जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, कोशिका मरम्मत या क्षय रोगों के से रोकथाम, सॉरी क्षय नहीं, सॉरी हम कह रहे हैं जो भी कोशिकाएं हमारी क्षय हो जाती हैं उनकी टूट फूट की हर चीज़ की मरम्मत के लिए कह सकते हैं। और आयरन आप जानते हैं, आयरन विटामिन B12 की कमी से होता है, B9 की कमी से, इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो इसी कमी से कह सकते हैं एनीमिया हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एनीमिया रोग देखने को मिलता है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक खाद्य समूह में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? देख लेते हैं। ए है फल, बी है हरी सब्जियां, सी है दूध, डी है घी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी घी। ये क्या होता है? तो ये रक्षक में नहीं आता, इसके से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और कितनी? तो 1 ग्राम बराबर कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है? घी हमारे वसा में आता है। ठीक है, और फल और हरी सब्जियां ये सब सारी चीजें हमारी रक्षक खाद्य समूह में आती हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व को किस नाम से जाना जाता है? ए है संतुलक, बी है संरक्षक, सी है ऊर्जादायक, डी है पाचक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऊर्जादायक। ठीक है, ऊर्जादायक जो भोज्य तत्व है उनको हम ऊर्जादायक के नाम से जानते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रचना कार्य में मुख्य योगदान किसका होता है? यानी कि जो हमारे शरीर है उसकी रचना में। तो ए है खनिज, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है वसा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटीन। अभी हमने बताया कि प्रोटीन क्या है? तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, और बच्चों को खासकर किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, गर्भावस्था में भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है? बच्चों गर्भस्थ शिशु है उसके भी शरीर के अंगों का निर्माण हो रहा होता है। जो और बच्चे जो किशोरावस्था पहुँचते हैं तो उनकी भी लंबाई, वजन, हर चीज़ बढ़ती है, उनकी मांसपेशियों को ताकत चाहिए होती। तो प्रोटीन क्या करता है? रचना कार्य में सहायक होता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। जब भी हो तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं आपसे कि आप बस इतना करिए, कहा करा करिए कि नहीं अगर आप हटा देंगे, ठीक है, तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा। पूछा तो नहीं गया लेकिन नहीं अगर हटा दिया तो क्या पूछा गया? भोजन के कार्यों में सम्मिलित है। तो शरीर की वृद्धि करना ये भी सम्मिलित है, ऊर्जा प्रदान करना ये भी सम्मिलित है, रोगों का उपचार करना, फिर है शरीर का संरक्षण करना। तो भोजन का कार्य तो शरीर का संरक्षण करेगा ही, ऊर्जा प्रदान करेगा ही, शरीर की वृद्धि करेगा ही, लेकिन रोगों का उपचार भोजन नहीं करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे? हम नहीं को खोल देंगे तो हमारा आंसर गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, रोगों का उपचार ये जो है भोजन नहीं करता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नियंत्रक भोजन तत्व का उदाहरण है। ए है ग्लूकोज, बी है विटामिन सी, फिर है सी वसा, फिर है स्टार्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन बी विटामिन सी। ठीक है, नियंत्रक भोज्य तत्व का उदाहरण है विटामिन सी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भोजन तत्वों के कार्य। जो भी भोजन है उनके तत्व जो होते हैं उनके हम कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ए है कैल्शियम, बी है आयोडीन, सी है फास्फोरस, डी है लोहा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा। ठीक है, ये लोहा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रतौंधी रोग से बचाव हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देख लेते हैं भाई किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ए है विटामिन ए, फिर है विटामिन डी, फिर है सी, फिर है के। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। ये क्या करता है? तो ये विटामिन ए तो हमारी रतौंधी रोकथाम के लिए जाना जाता है। ठीक है,
और रतौंधी में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी देखने को मिलता है। और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। और रतौंधी देखिए, रतौंधी की कई टाइप्स की तरह से होता है, रोग की जो स्थिति बढ़ती जाती है। पहले रतौंधी होती है, फिर जीरोफ्लैथीमिया होता है। रतौंधी में अंधेरे में दिखाई नहीं देता। जीरोफ्लैथीमिया कार्निया की जो क्या होती है, श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती। फिर क्या होता है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं बायटॉट स्पॉट होता है, जिसमें कि धब्बे टाइप के दिखते हैं, है ना, पूरे सफेद जो है छोटे छोटे धब्बे। और धब्बे भी कैसे होते, तो ऐसे तिकोने टाइप के, ट्रायंगल टाइप के धब्बे दिखते हैं उसमें। फिर ये फोटोफोबिया होता है अगली कंडीशन में। इसमें क्या होता है, हीलोफीबिया भी कहते हैं इसको। यह असहज महसूस होगा, लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो। फिर जीरोसिस कंजाइटवा होगा, जिसमें झुर्रीदार हो जाएगा। फिर है कार्निया जीरोसिस होगा, जिसमें आंखों की नमी सूख जाती है, आंसू नहीं निकलते हैं। फिर होगा करोटे मलेशिया, इसमें श्लेष्मिक झिल्ली टूट जाती है और घाव टाइप का हो जाता है आंखों में। उसके बाद जैसे अगले प्रोसेस में क्या होगा, तो ग्लूकोमा, है ना, इसमें क्या होता है, रोस्ट कंडीशन की हो जाती है कि ग्लूकोमा इसको कहते हैं। फिर होता है कार्नियल स्कोर, अस्थियां उपास्थियों में कार्टिलेज में क्या होता है, विनाश होने लगता है। ये सारी चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से बहुत सारी, जो रतौंधी का सही समय पर अगर उपचार नहीं होता तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन बढ़ती जाती है। डी से आप जानते हैं, डी की कमी से क्या होता है, तो रिक्टस देखने को मिलता है। इसके भी आपने देखे होंगे, 3 रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। रिक्टस में भी क्या होता है, जैसे बच्चे में रिक्टस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जैसे कि बड़े लोगों में क्या होता है, तो उसमें आस्ट्रोमलेशिया देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें आस्ट्रोपोरोसिस देखने को मिलता है। सी की कमी से आप जानते हैं क्या होता है, तो सी की कमी से स्कर्वी होता है। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। ए है ग्लूकोज, बी है अमीनो अम्ल, सी है फैटी एसिड, डी है विटामिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल। ठीक है, निर्माण खंड क्या होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल होते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की ऊर्जा आपूर्ति हेतु किस तत्व की अधिक भूमिका होती है। ऑप्शन ए विटामिन डी, बी है प्रोटीन, सी है ग्लाइकोजन, डी है लिपिड्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ठीक है, मांसपेशियों की जो ऊर्जा आपूर्ति है किस तत्व की अधिक भूमिका होती है, तो वहां पर ग्लाइकोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि जो है ये यकृत में हमारा ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, वो संचयित रहता है। ठीक है, और वो जरूरत पड़ने पर यही हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है, तो फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देना शुरू कर देता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा युग्म अधिक प्रभावी है। ए है लोहा और प्रोटीन। देखिए एक चीज और है बहुत ज्यादा, देखिए स्पेशली हम बता रहे हैं कि मेरी क्लास सिर्फ स्पेशली टीजीटी के लिए है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन अगले में नहीं है, क्योंकि सिलेबस वही है भाई, मजबूरी है। लेकिन मेरे क्वेश्चन का जो लेवल है, जैसे क्वेश्चन टीजीटी में आपको देखने को मिलते हैं वैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ मत पढ़िए, आपको पढ़ना हर चीज है भाई। डेप्थ से भी क्वेश्चन उठा लेंगे तो आप क्या करेंगे, सिलेबस आपका है, आप कुछ कह नहीं पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ गया, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा स्तर मेंटेन रखेंगे हम, क्योंकि देखिए अगर सरल चीजें गलत हुई, स्पेशली ये चीज है कि अगर मान लीजिए जो है 20 क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अगर उसमें से गलत हुआ, अगर वो तो सबको आता रहता है, तो अगर उसमें से आपका गलत हुआ तो आप एक सीढ़ी पीछे चले जाते। अगर वो सारे आपके सही हुए तो आप बराबर कंपटीशन में रहेंगे, क्योंकि सीटें आप जान रहे हैं बहुत कम ही है, 250-300 करीब एक सीट के दावेदार हैं, तो उन सबको पीछे करके आपको आपकी एक सीट लेनी है। तो इसलिए बता रहे हैं कि सरल चीजें रिकॉल रहेंगी तो वो गलत नहीं होंगी। और कठिन चीज जैसे आपको लग रहा है बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अगला वही चीज तो अगले के ऊपर भी है, वो भी हो सकता है उससे ना आ रहा हो। और सरल चीज अगर आपको आ रही, पता लगा आपने नहीं रिवाइज किया, गलत हो गया, अगला तो उसको कर ले जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसलिए मेरा लेवल बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता है। आप टीजीटी स्पेशली पढ़िए तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। और मैं बार बार कहती हूँ 50 डे सीरीज जो मेरी है, वो 50 डे सीरीज में हर तरह के क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन, उसमें से कहीं कुछ ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हमने लिया हुआ है पूरा सिलेबस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत कुछ है, कुछ छूटा नहीं है, लगभग लगभग मैंने जितना उसमें पढ़ाया है। बाकी आप अगर उसको प्रेफर करें, अगर उसको आप देख रहे हैं, अगर उससे नोट्स बना लें या डेली 2-2 क्लास आप सुनते रहेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी है। चलिए फिर देखते हैं
क्या है? तो फिर बी है कैल्शियम और विटामिन डी, सी है फास्फोरस और विटामिन ए, फिर है डी विटामिन बी और लोहा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और विटामिन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा मापक इकाई के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या होता है भाई? ऊर्जा मापक इकाई क्या है? ए है वाट, बी है कैलोरी, सी है ग्राम, डी है जूल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा मापक। और ये देखिए क्वेश्चन आया है 2021 टीजीटी में। ठीक है, कि ऊर्जा मापक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो जूल होती है, लेकिन ऊर्जा मापक इकाई क्या है? तो कैलोरी होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल की अनुपस्थिति में शरीर में सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? ए है परिसंचरण, बी है पाचन, सी है उत्सर्जन, डी है श्वसन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाचन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? खून का थक्का बनाने में सहायक विटामिन। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। अभी ऊपर हमने पूरे सब विटामिन के बारे में डिस्कशन किया है, तो सिर्फ आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, ये हमारा खून का थक्का बनने में सहायक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। रुधिर में कैल्शियम स्तर नियंत्रित करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, विटामिन डी। ये क्या करता है? तो हमारे जो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए है रक्ताल्पता, बी है नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन क्या पूछा गया? आयोडीन की कमी से। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन है घेंघा, फिर है स्कर्वी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, घेंघा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए हमारा टॉपिक देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें से वर्गीकरण, उससे जो प्रश्न हमारे हमेशा ठीक लग रहे हैं वो। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें वैसे तो सीरीज के 21 है, लेकिन इस टॉपिक का पहला है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य वर्ग केवल ऊर्जादायक पदार्थों को सम्मिलित करता है? देख लेते हैं कि ऊर्जादायक जो वर्ग है कौन सा। आप जानते ही है ना कि किसने ICMR ने कितने भागों में बांटा है? तो आप जानते हैं कि 5 भागों में। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि स्वामी नाथन ने कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 11 भोज्य समूहों में बांटा है। और ICMR के द्वारा कितने भागों में बांटा गया? 5 भोज्य समूह में बांटा गया है ना। तो भोज्य समूह में जितने हमारे पोषक तत्व हैं उनको अगर हम रखेंगे तो उसमें हमारा ऊर्जा जो देता है वो वर्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। ए है दलहन और अनाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई हर, ये नहीं करेगी ये क्वेश्चन ही ऐसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये टॉपिक पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ICMR ने 5 भागों में, स्वामीनाथन ने 11 भोज्य समूह में बांटा है। और बहुत अच्छे से कक्षा 9 की आपको किताब में भी मिल जाएगा, इसको डिफाइन किया गया है अच्छे से। आप कहीं से पूरा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं से एक प्रश्न। ठीक है, तैलीय पदार्थ व शर्करा, फिर है फल एवं सब्जियां, फिर है दूध एवं अंडा। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है ऑप्शन बी, तैलीय पदार्थ एवं शर्करा। देखिए तैलीय पदार्थों से जो वसा के रूप में होंगे उनसे भी हमको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि पूछा क्या गया है? ऊर्जा। और शर्करा, शर्करा से भी हमको ऊर्जा ही प्राप्त होती है। बाकी अगर हम दलहन की बात आ जाएगी तो वो हमें क्या देंगे? वो हमें प्रोटीन देने लगते हैं। और अगर फल और सब्जियां ये रक्षात्मक में आ जाती हैं। ठीक है, दूध में भी प्रोटीन मिलेगा, अंडा में भी प्रोटीन मिलेगा। तो हमें अगर एक चुनना है तो तैलीय पदार्थ व शर्करा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तैलीय पदार्थ व सॉरी हमारा क्वेश्चन है किस वर्गीकरण में भोज्य पदार्थों को उनके शरीर पर प्रभाव के आधार पर विभाजित किया जाता है? ठीक है, ए है रासायनिक आधार, बी है क्रियात्मक आधार, सी है पाचन आधार, डी है भौतिक आहार। तो देखिए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, क्रियात्मक आहार, सॉरी क्रियात्मक आधार। क्रियात्मक आधार पर हम शरीर के प्रभाव को विभाजित करेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को किस वर्ग में रखा जाता है? ए है रक्षक, बी है संतुलक, सी है रचनात्मक, डी है ऊर्जादायक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक। ठीक है, प्रोटीन को रचनात्मक में रखते हैं क्योंकि शरीर की हमारी रचना में, कोश की मरम्मत में, कोशिकाओं के जो क्षरण होता है उनके भरण पोषण में, मतलब उन चीज में, तो इसलिए हम रचनात्मक में, रचना
में रखेंगे, संतुलक में नहीं रखेंगे, इसमें जल आ जाएगा आपका, ऊर्जादायक में जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सारी चीजें आएंगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्करा का उदाहरण है। ए है ग्लूकोज, बी है सेल्यूलोज, सी है पेप्टाइड। तो शर्करा का उदाहरण। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ग्लाइसिन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। ये हमारी कह सकते हैं ऊर्जा का उदाहरण है और करंट एनर्जी हमको इससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्यूलोज किस कार्य में सहायक होता है। ए है प्रोटीन संश्लेषण, बी है वसा, सी है जठरांत पथ की सफाई, डी है रक्त निर्माण। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जठरांत पथ की सफाई, या कह सकते हैं आंत की। ठीक है, जठरांत पथ का मतलब आंतों की सफाई, आंतों के क्रमांकुचन से जो है इसका मतलब है। ठीक है, आंत के क्रमांकुचन से इससे क्या होता है, तो इससे जो है ये हमारा जो कह सकते हैं एक प्रकार से रेशा होता है, फाइबर जो होता है ना, सेलुलोज एक फाइबर टाइप में होता है, तो वो क्रमांकुचन को बढ़ा देता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी इससे हमें एनर्जी जो है विशेष नहीं मिलती है। वसा संचय कोई हाथ नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में भी कोई हाथ नहीं है, रक्त निर्माण में भी कोई हाथ नहीं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वसा किस प्रकार की पोषक तत्व श्रेणी में आता है। ए है सूक्ष्म पोषक, बी है स्थूल पोषक, सी है रक्षक, डी है संतुलक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन बी स्थूल पोषक। ठीक है, वसा क्या है, स्थूल पोषक। स्थूल पोषक का मतलब होता है कि दीर्घ मात्रिक। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक तरह से माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है हमारा। ठीक है, ये आता है, या कह ऐसे समझ लीजिए जैसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, माइक्रो में दीर्घ में आता है, स्थूल पोषक बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और स्थूल और 2021 टीजीटी में क्वेश्चन भी बना था ना कि कितनी कैलोरी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व है, कौन से हैं। ए है प्रोटीन, सॉरी वसा, बी है प्रोटीन, सी है खनिज, डी है जल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देखिए हमें वसा, अब ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा देने की बात हो रही है। प्रोटीन से भी मिलता है, जल और खनिज से तो मिलता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसमें ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, 9.2 भी होता था, लेकिन 9 कैलोरी, और प्रोटीन से 4.2 कैलोरी, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए वसा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचना व वृद्धि हेतु आवश्यक भोज्य तत्व कौन से हैं। ए है प्रोटीन खनिज, बी है कार्बोहाइड्रेट जल, सी है वसा रेशा, डी है विटामिन खनिज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन और खनिज। ठीक है, रचना और वृद्धि हेतु आवश्यक भोज्य तत्व कौन से हैं, प्रोटीन और खनिज। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजन में कौन सा भोज्य तत्व की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। ए है वसा, बी है प्रोटीन, फिर देख लेते हैं सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है। ए है भारी व हल्के, बी है सूक्ष्म व स्थूल, सी है रक्षक व रचनात्मक, डी है ताम्र व लोहा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सूक्ष्म व स्थूल। जो खनिज पदार्थों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, सूक्ष्म और स्थूल में करते हैं। जिनकी कम होती है वो माइक्रो में आ जाते हैं, जिनकी अधिक होती है वो माइक्रो में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके साथ ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोज्य समूह। ठीक है, फूड ग्रुप्स। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन सा खाद्य समूह होता है, यानी कि जो भी हमारा आईसीएमआर द्वारा या स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया है उसमें सबसे जो है नीचे कौन सा होता है। तो पिरामिड का मतलब जब ऐसे हम बनाएंगे तो जैसे जिसकी जिसकी मात्रा जो है इस तरह से, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जब इनको बांटेंगे तो जितना जो है नीचे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए नीचे, आप ऊपर से नहीं समझ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वसा, बी है दूध व मांस, सी है अनाज, डी है फल व सब्जियां। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी अनाज। ठीक है, अनाज। और इसमें क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नीचे इसमें, क्योंकि इसकी हमारे ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है और अनाज फलियाँ, तो इसकी हमारे जो है शरीर जो है
60% तक की आवश्यकता होती है। ये हमारी थाली में भोजन के रूप में होता है। अनाज और फलियाँ, फल सब्जियाँ तो होती है, लेकिन अनाज को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं भारतीय में, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध समूह में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है? ए है ऊर्जा स्रोत, बी है प्रोटीन और कैल्शियम, सी है फाइबर, डी है विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटीन और कैल्शियम। ठीक है, दुग्ध समूह में प्रोटीन और कैल्शियम आते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ईजी है। फिर है फल एवं सब्जी समूह किस श्रेणी में आते हैं? ए है रचना, बी है ऊर्जा, सी है रक्षक। देखिए अब यहाँ पे अगर आपने किया होगा पूरा अच्छे से भोज्य समूह को, तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। फिर है नेक्स्ट है जली, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा रक्षक। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांच प्रमुख भोज समूहों के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। ए है फाओ, फिर है WHO, फिर ICMR, फिर है यूनिसेफ। देखिए अभी हमने बताया था, आप लोग बताइएंगे, वैसे तो लिखा ही है मेरी इसमें ही रहता है, लेकिन फिर भी कमेंट करके कोई बताएगा हमको कि किसने बांटा है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे नहीं। फिर है भोज समूह का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए है आयु वर्ग, बी है क्रियात्मक समानता, फिर है रंग आधारित, डी है व्यय आधारित। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रियात्मक समानता। ठीक है, भोज वर्गीकरण को जो है हम क्रियात्मक समानता के आधार पर होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य गाइड पिरामिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है ऊर्जा मापन, बी है वजन घटाना, सी है संतुलित आहार की संरचना, डी है भोजन की लागत। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संतुलित आहार की संरचना। ठीक है, खाद्य पिरामिड का जो है मुख्य उद्देश्य यही कि संतुलित आहार की संरचना कैसे, किस प्रकार से, कितनी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो वो हमारा संतुलित आहार होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत किस आयु समूह में आता है? किस समूह में आता है, सॉरी आयु नहीं। तो ए है अनाज, बी है पत्तेदार सब्जियां, सी है दूध, डी है दालें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन बी पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां क्या है? तो विटामिन ए का कह सकते हैं मुख्य स्रोत है। और वैसे भी तो पीली सब्जियां जितनी होती है, जैसे हमारी गाजर हो गई, कद्दू हो गई, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको मात्रा में, अच्छी मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए सब्जियों में वैसे भी हरी पत्तेदार सब्जियां और पीली पत्तेदार सब्जियां, पीली सब्जियां ऐसे करके भी डिफाइन है जो 11 भोज्य समूह में। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा कि किसने जो है आज उसको फिर से रिवाइज किया है, तो बताइएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संतुलित आहार योजना में फल व सब्जियों का प्रतिशत होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए? देखते हैं फल और सब्जियों का प्रतिशत। ए है 10%, बी है 30%, फिर देखते हैं ये, फिर है 50%, फिर है 5%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30%। फल और सब्जियों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारी भोज्य समूहों में प्रोटीन की मात्रा किससे अधिक होती है? ए है दाल, बी है अनाज, सी है फल, डी है वसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दालों में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड के शीर्ष पर स्थित खाद्य समूह है? ए है अनाज, बी है तैलीय खाद्य, फिर है फल, फिर है अन्न, दूध। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तैलीय खाद्य। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा आहार नियोजन गाइड। ठीक है, इससे आइए देख लेते हैं संतुलित आहार में खाद्य समूहों का समुचित जो आहार नियोजन, ये हमारे टॉपिक में आहार नियोजन, तो इसका जो है किस प्रकार से हम करेंगे? समुचित अनुपात आधारित होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आय, फिर है वरीयता, फिर है पोषण आवश्यकताओं पर, फिर है मौसम पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पोषण आवश्यकताओं पर। ठीक है, समुचित अनुपात किस पर आधारित होता है? तो पोषण की आवश्यकताओं पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नियोजन में आरडीए का तात्पर्य। देखिए 50 डेज सीरीज में आरडीए वाला पूरा कम से कम 15-20 बार ये पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है, जब बहुत सी चीजें रिवाइज होती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा इतना सही है, इतना हमने अच्छे से कर लिया है, वो चीज़ गलत नहीं होगी। ए है रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, फिर है रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस, फिर है रेगुलर डाइट अरेंजमेंट, फिर हमारा अगला है ऑप्शन रेशन डाइट अप्रोच। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा आरडीए का क्या है? फुल फॉर्म। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिशु आहार योजना में किस तत्व का ध्यान सर्वाधिक रखा जाता है?
शिशु, देखिए ऐसे भी किस तत्व को कहते हैं, अगर नहीं भी है तो क्या करेंगे, शिशुओं में देखिए रक्त कोश खेलता कूदता, रक्त का जो है सही कोशिकाओं की मरम्मत, क्षय, नुकसान, सारी चीजों की भरपाई, उसकी वृद्धि को बहुत ज्यादा आवश्यकता किसकी होती, तो ए है कैल्शियम, बी है वसा, सी है आयरन, डी है प्रोटीन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरा अवस्था में आहार नियोजन में कौन सा तत्व विशेष महत्व रखता है। ए है सोडियम, फिर है आयरन, फिर है जिंक, फिर है फाइबर। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आयरन। ठीक है, किशोरा अवस्था में पूछा गया है, आहार नियोजन में आयरन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए आहार नियोजन में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है, जल, वसा, प्रोटीन व फोलिक अम्ल और शर्करा। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन व फोलिक अम्ल। देखिए फोलिक अम्ल यानी कि क्या होता है, विटामिन B9। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है कह सकते हैं, नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। और प्रोटीन जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, ठीक है, गर्भस्थ शिशु विकास के लिए हमें क्या जरूरत होती है, प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। तो इन सब में हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन और फोलिक अम्ल। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फूड एक्सचेंज टेबल का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखते हैं किस में किया जाता है। ए है संतुलन ज्ञात करने में, बी है विटामिन की मात्रा ज्ञात करने में, सी है पोषक तत्व का तुलना हेतु, डी है आहार विविधता के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोषक तत्व की तुलना हेतु। हम क्या करते हैं, फूड एक्सचेंज टेबल इसमें प्रयोग करते हैं पोषक तत्वों की तुलना करने में। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार योजना में सॉरी सॉरी संतुलित आहार योजना में दिन भर के भोजन को कितने भागों में बांटा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा जाना चाहिए। ए है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 6। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन में ICMR की भूमिका, केवल रिपोर्टिंग, खाद्य वितरण, पोषक मानक निर्धारित करना, बीमा योजना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोषक मानक निर्धारित करना। ICMR का क्या है, तो पोषक मानक को निर्धारित करता है कि कितनी उम्र में कितनी चाहिए, कितनी वजन में कितनी चाहिए, कैलोरी, आपको प्रोटीन, ये सारी चीजें। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये हमारा फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विशेष रोगों के लिए आहार योजना कहलाती है। ए है चिकित्सीय आहार, बी है विश्राम आहार, डी है ऊर्जा आहार, सॉरी सी है ऊर्जा आहार, डी है पोषण योजना। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सीय आहार। विशेष रोगों के लिए आहार योजना क्या कहलाती है, चिकित्सीय आहार कहलाती है। तो कोई व्यक्ति विशेष रोग से होता है तो उसकी जो योजना होती है वो चिकित्सीय आहार के अंतर्गत आती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है हमारी, आहार नियोजन में विविधता बनाए रखने का मुख्य कारण क्या है। तो आहार नियोजन में विविधता बनाए रखने का मुख्य कारण, ऑप्शन ए है स्वाद। जब हम विविधता बनाए रखेंगे तो मुख्य कारण क्या है, स्वाद, फिर है रंग, फिर है पोषक तत्वों की पूर्ति, फिर है डी, परंपरा। तो देखिए एक तरह से कह सकते हैं विविधता बनाने के लिए स्वाद मायने नहीं रखता, रंग भी मायने नहीं रखता, पोषक तत्वों की पूर्ति, फिर है परंपरा, परंपरा भी मायने नहीं रखती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पोषक तत्वों की पूर्ति। भाई जब हम विविधता बनाएंगे, जैसे कि अब आप जानिए दाल में क्या है, एक तरह से कह सकते हैं पूर्ण प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कुछ प्रोटीन दाल में पाया जाता है तो कुछ चावल में पाया जाता है। तो जब हम मिला जुला कर खाते हैं तो हमें सारे प्रोटीन इंटेक हो जाते हैं। अन्यथा ऐसे क्या होगा, फिर हमको जो है एक तरह से कह सकते हैं
पोषक तत्व, अब अगर दाल ही खा रहे हैं, कह रहे दाल बहुत आवश्यक, तो हमें जो चावल में मिल रहा है, जो गेहूं में मिल रहा है, वो प्रोटीन नहीं मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स और अन्य चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर हम कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा फल सब्जियां ही हमें खाना है, बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, तो फल सब्जियां ही खा रहे हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिल पाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत मोटापा, कुछ लोग होते हैं बहुत डाइट करते हैं, तो कहते हैं नहीं फैट बिल्कुल नहीं खाना है। तो अगर आप फैट जीरो अपना कर देंगे तो उसमें क्या होगा, फिर जो भी आप कह सकते हैं जो विटामिन होते हैं, जानते हैं 2 तरह से घुलते हैं, जल में और वसा में। तो जल में बी और सी घुलता है, और वसा में बाकी ए डी ई के। तो जब वो वाटर सोल्यूबल है तो वो तो ठीक, जो फैट सोल्यूबल होंगे वो घुलेंगे नहीं, तो हमें उनसे प्राप्त होने वाले न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए जो विविधता हम बनाए रखेंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। और आप लोगों ने जो है इतना सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और बाकी आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। कभी कभी घबराहट सी होती होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। चलिए फिर, धन्यवाद।